नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित टॉप 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 35 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों मुद्रा। अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रा होता है। व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली या सही तरीका। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? तो जल्दी से आप लोग इसे समझ लीजिए। पहला है दोस्तों आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो देखिए दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था अमीर व्यक्ति के अंडर में होती है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं, निजी उद्योगपति जिसे कहते हैं, निजी उद्योगपति के कंट्रोल में जब अर्थव्यवस्था होती है तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसे ध्यान रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब किसी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का और निजी उद्योगपति दोनों का कंट्रोल होता है तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट और निजी उद्योगपति दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस निजी उद्योगपति दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में दोस्तों 3 क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हैं जिनका योगदान अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण है। पहला है दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सभी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी चीजों का योगदान दोस्तों अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दूसरा है दोस्तों आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों उद्योग निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, ये सभी चीजें द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन सभी चीजों का महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सर्विसेज, इसके अंतर्गत दोस्तों परिवहन, संचार, बैंक, ये सभी चीजें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट लिखा गया है दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष योगदान था। जब भारत आजाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष योगदान था, परंतु आज के समय में सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की इकोनॉमी में ज्यादा हो गया है। किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंक, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए एक पूछा जाता है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बारे में ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात करना पड़े, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात करना पड़े तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जहां पर आयात निर्यात ना करना पड़े उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे नॉर्वे, ब्राजील, यहाँ पर दोस्तों आयात निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ बंद अर्थव्यवस्था देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, यह पूछा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जब घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी का वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एकीकरण हो जाता है तो इसी को हम ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाता है तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का आसानी से मूवमेंट होने लगता है एक देश से दूसरे देशों में। मतलब जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो सामान का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का मूवमेंट आसानी से होने लगता है एक देश से दूसरे देशों में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत का 1951 से 1991 तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था और विकास दर 4% थी। ठीक है, 1951 से 1991 तक ग्लोबलाइजेशन भारत का नहीं हुआ था, विकास दर 4% थी। बाद में 1991 में दोस्तों भारत का ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया और 1991 से 2002 तक भारत की विकास दर बढ़ गई और लगभग 5.5% तक हो गई थी। ठीक है, तो भारत की विकास दर दोस्तों 1991 से 2002 के बीच 5.5% तक बढ़ गई थी ग्लोबलाइजेशन के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक देख लेते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी ने बनाया है। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक को बनाया है। एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने बनाया है, यूएनडीपी ने बनाया है। और यह पूछा जाता है एग्जाम में कि मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया है, तो यूएनडीपी ने बनाया है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। किसका, मानव विकास सूचकांक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। यह इंडेक्स दोस्तों हमें बताता है कि कोई देश कितना विकसित, विकासशील या अविकसित है, इसके बारे में हमें यह इंडेक्स बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह इंडेक्स दोस्तों विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय में किसी देश ने कितनी उन्नति की है उस पर रैंक प्रदान करता है। कौन, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यह दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर रैंक प्रदान करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण पूछा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण यह है कि उस देश में लोगों की आय में काफी असमानता है। किसी व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा है तो किसी की बहुत कम है, इस वजह से वहां गरीबी बहुत पाई जाती है। तो पूछा जाता है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जवाब है आय में असमानता। आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में निर्धनता का आकलन, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, किसी परिवार द्वारा कितना उपभोग व्यय किया जा रहा है उसके आधार पर भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किया जाता है। पूछा जाता है भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, तो किसी परिवार द्वारा कितना उपभोग व्यय किया जा रहा है उसके आधार पर भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूछा जाता है भारत देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों सीएसओ करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सीएसओ के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जवाब है सीएसओ करता है। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। देखिए दोस्तों, सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है सीएसओ की स्थापना या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं यहां से देखेंगे, ध्यान से आप लोग वीडियो देखते हुए चलिए। योजना आयोग दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। पूछा जाता है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी, इसे याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर प्राथमिकता दी गई थी। पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी, कृषि विकास पर प्राथमिकता दी गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। इस योजना में दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई थी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे। इस योजना में दोस्तों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और यह भी ध्यान रखिएगा राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे। देखिए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया और सबसे ज्यादा कृषि पर जोर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नोट लिखा है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूछा जाता है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध तथा 1966 में सूखा पड़ने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। सफल नहीं हुई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद पंचवर्षीय योजना रोक दी गई थी और 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इस समय को योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1966 से 1969 तक का जो समय है वह योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे दोस्तों। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इस योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया तथा कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं
देखिए दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। प्रश्न पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों केवल 4 वर्ष तक चली थी। पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। इस योजना में दोस्तों पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। देखिए दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इस योजना में दोस्तों गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में दोस्तों ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई और यहाँ पर दोस्तों देखिए ट्राइसेम, IRDP, NREP कार्यक्रम भी चलाए गए गरीबी दूर करने के लिए। किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसे वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इसके अध्यक्ष राजीव गांधी थे। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस योजना में गरीबी की माप हुई तथा जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। किस पंचवर्षीय योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। देखिए दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 21 मार्च 1997 तक चली। इसके अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे। रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था आठवीं पंचवर्षीय योजना का। इसमें दोस्तों काम क्या हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। अब इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, 1 अप्रैल 2002 से 30 मार्च 2007 तक चली। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली। तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया। इसमें काम क्या हुआ? आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। तीव्रतम एवं समावेशी विकास और 100% साक्षरता तथा विद्युतीकरण पर जोर दिया गया। 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। तो चलिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का
प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या स्वतंत्र है या मिश्रित है? आपको दोस्तों थ्योरी सेक्शन में बताया गया था भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सरकारी व निजी क्षेत्र का जिसमें सह अस्तित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें परिवहन, संचार, बैंक ये सभी चीजें आती हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका राइट है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ना तो निर्यात ना ही आयात। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार, इन सभी पर निर्भर करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जब दोस्तों घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाता है तो उसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आपको यह बताना है। स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बताया गया था अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपको यह बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। ये सभी कार्यक्रम दोस्तों ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, UNDP। UNDP ने दोस्तों मानव विकास सूचकांक बनाया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। UNDP का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न अब देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सकल नाम निवेश दर। यह दोस्तों मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा स्वास्थ्य एवं पोषण,
प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। और इस पर दोस्तों मानव विकास सूचकांक रैंक भी प्रदान करता है कि कोई देश इस पर कितनी उन्नति की है, इन क्षेत्रों में कितनी उन्नति की है, इस पर मानव विकास सूचकांक रैंक प्रदान करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत दोस्तों सेवा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंक, ये सभी चीजें आती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों एक संविधानेतर संस्था है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। संविधानेतर संस्था का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, संविधानेतर संस्था का मतलब होता है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, जो संविधान में सम्मिलित नहीं है। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की है? ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, विधि आयोग। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, योजना आयोग। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर की है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 12। योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या निर्यात क्षेत्र को। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों विकास के हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दोस्तों पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बोकारो। बोकारो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल नहीं था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों केवल 4 वर्ष की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको यह बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1966 से 1969 का जो समय है वह योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी?
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है दोस्तों 1961 से लेकर 1966 तक। इसमें दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1966 में सूखा पड़ा था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप लोग बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, यह तो बिल्कुल सही है, यह सही सुमेलित है। दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, यह भी दोस्तों सही सुमेलित है। तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, यह भी सही है दोस्तों। चौथा है चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 तक, यह दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय दोस्तों 1969 से लेकर 1973 तक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1951, 1950, 1952, 1953। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1951। देखिए दोस्तों, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन न्यूयॉर्क। मानव विकास सूचकांक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।